हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआर केबल स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में सभी चीजों को समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। आरआर केबल प्रोवाइड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स used for residential, commercial, industrial and infrastructure purposes in two major segments, namely wires and cables, including hose wires, industrial wires, power cables and special cables, and FMEG, including fans, lighting, switches and appliances. तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये कुछ टू मेजर सेगमेंट्स के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड्स होती हैं ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में होती हैं, लाइक रेसिडेंशियल तौर पे, कमर्शियल तौर पे, इंडस्ट्रियल तौर पे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स होती हैं। ये जो कंपनी है ये वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड उनकी मार्केटिंग करने का काम करती है एंड साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एफएमईजी प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक फैंस, लाइटिंग, स्विचेस एंड अदर अप्लायंसेज। चलो अभी हम थोड़ा और विस्तार में समझेंगे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखो प्रोडक्ट सेगमेंट्स के अंदर कुछ दो सेगमेंट्स हैं इनके, वायर्स एंड केबल्स एंड यहां पर एफएमईजी। ठीक है, तो वायर्स एंड केबल्स को पहले डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग हॉज वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स। तो देखो वायर्स एंड केबल्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो काफी सारे तरह तरह के वायर्स एंड केबल्स ये कंपनी बनाकर बेचती है। ठीक है, जिसकी डिमांड जहां पर भी हो उस हिसाब से ये जो कंपनी है ये वायर्स एंड केबल्स बनाती है। 40% मार्केट शेयर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज ऑफ FY24। तो FY24 के अनुसार इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कंपनी की मार्केट शेयर रही है 40% की, जो कि काफी अच्छी है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, एफएमईजी प्रोडक्ट सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। तो एफएमईजी के अंदर भी देखो इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो देखो इंक्लूड्स रूम हीटर, वाटर हीटर, कूलर एंड आयरन्स, ये सभी चीजों को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उनको बेचती है। इट स्विचेस एंड स्विच गियर पोर्टफोलियो कंप्राइजेज मॉड्यूलर स्विचेस, एमसीबीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, तो स्विचेस एंड स्विच गियर पोर्टफोलियो में ये हैं इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड उसके बाद इन फैंस इट्स प्रोडक्ट बास्केट कंप्राइजेज सीलिंग फैंस। तो फैंस की यहां पर बात हो रही है, फैंस के अंदर सीलिंग फैंस, टेबल पेडेस्टल फैंस एंड एग्जॉस्ट फैंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर यहां पर है इन लाइटिंग, इन लाइटिंग इट्स प्रोडक्ट बास्केट कंप्राइजेज बल्ब्स, पैनल्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड डाउन लाइट्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके लाइटिंग के सेगमेंट में। ठीक है, अब यहां पर इमेजेस के माध्यम से भी थोड़ा समझ लो। देखो ये है इनके प्रोडक्ट्स, स्विचेस वगैरह, फिर फैंस हो गए एंड उसके बाद लाइटिंग हो गया और फिर अलग अलग प्रकार के वायर्स एंड केबल्स यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम एक्सपेंशन प्लान्स को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो कही जा रही है द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड द एफएमईजी रेवेन्यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स लाइक स्विच गियर्स, डेकोरेटिव फैंस etc, बिल्डिंग आरआर सिग्नेचर ब्रांड फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, एक्सपैंड नेटवर्क एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो देखो यहां पर एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर कही ये जा रही है कि ये जो कंपनी है ये अपनी एफएमईजी रेवेन्यू को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी जिस प्रोडक्ट्स के अंदर हायर मार्जिन्स हो। ठीक है, मार्जिन्स ज्यादा बनते हो, लाइक यहां पर बताई जा रही है स्विच गियर्स, डेकोरेटिव फैंस एंड उसके बाद ये जो कंपनी है ये आरआर सिग्नेचर नाम की ब्रांड को बिल्ड कर रही है जिसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये है इनके एक्सपेंशन प्लान्स एंड उसके बाद यहां पर ब्रांड को डिस्कस करते हैं। द कंपनी मार्केट्स देयर वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट्स अंडर द आरआर केबल ब्रांड एंड फैंस एंड लाइट्स अंडर लुमिनस फैंस एंड लाइट्स ब्रांड। ठीक है, तो यहां पर वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो द आरआर केबल के नाम से, ब्रांड के नाम से कंपनी प्रोडक्ट्स को बेचती है। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर फैंस एंड लाइट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स लुमिनस की ब्रांडिंग से बेचती है कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद रेवेन्यू स्प्लिट को डिस्कस करते हैं, ये Q1 FY25 के अकॉर्डिंग है। तो देखो वायर्स एंड केबल से इनकी रेवेन्यू आई है 87% की एंड एफएमईजी से ओनली 13% की। तो देखो जो मेजर रेवेन्यू इनकी आती है ये वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट से ही आती है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम मार्केट शेयर को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट शेयर के अंदर कही जा रही है फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री बाय वैल्यू इन FY24। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो FY24 में ये जो कंपनी है ये वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री में फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर रही है। उसके बाद कही जा रही है द कंपनी हैज 74% मार्केट शेयर इन ब्रांडेड वायर एंड केबल सेगमेंट। ठीक है, तो ब्रांडेड वायर एंड केबल सेगमेंट में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है इनकी 74% की मार्केट शेयर रही है इंडिया के अंदर। चलो अच्छी बात है। अब चलो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एक्सपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर कही जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क FY24। तो FY24 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। तो देखो डीलर्स इनके पास 4000 प्लस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स 3900 प्लस हैं, रिटेलर्स 1,44,000 प्लस हैं, इलेक्ट्रिशियंस 4,54,000 प्लस हैं। चलो काफी अच्छी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है 24% ऑफ Q1 FY25 रेवेन्यू। तो Q1 FY25 की जो रेवेन्यू थी उसमें 24% की कंट्रीब्यूशन थी एक्सपोर्ट सेगमेंट की, जो कि काफी अच्छी बात है। इट एक्सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 85 प्लस कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, अपेक, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। तो देखो दोस्तों कंपनी की ग्लोबली वाइज प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। एंड यहाँ पर ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू 85 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और यहाँ पर देखो बताई जा रही है नॉर्थ अमेरिका, अपेक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन सभी जगहों पर ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। इट एक्सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड RR केबल। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी RR केबल की ब्रांडिंग से ही एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर्स अंडर प्राइवेट लेबल्स फॉर सिलेक्ट कस्टमर्स एंड अबाउट 99% इज derived from distributors and balance 1% from OEMs। देखो दोस्तों ये जो कंपनी है जैसा कि हमने बोला कि मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपनी अपने ब्रांडिंग RR केबल के नाम से ही एक्सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्टेड जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए प्राइवेट लेबलिंग करके भी बेचती है। ठीक है, मतलब किन्हीं को अगर अपने ब्रांडिंग के नाम से प्रोडक्ट्स बेचना है तो वो कहेंगे कि भाई मेरे ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट बनाओ और मुझे सेल करो। ठीक है, और फिर वो अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट्स को उधर बेचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की भी चीजें होती हैं, वो यहाँ पर कही जा रही है। आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स 87% आर फ्रॉम वायर्स एंड केबल सेगमेंट। देखो दोस्तों इनका जो टोटल एक्सपोर्ट है इसमें से मेजर यानी कि 87% की जो एक्सपोर्ट होती है ये वायर्स एंड केबल्स की एक्सपोर्ट होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को डिस्कस करते हैं। द कंपनी लॉन्च्ड 5 न्यू प्रोडक्ट्स इन वायर एंड केबल सेगमेंट वर्सेज 30 न्यू इन FY23। तो देखो FY23 में कंपनी ने 13 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे वायर एंड केबल के सेगमेंट में। अगर हम इस बार की बात करें यानी कि FY24 की बात करें तो इसमें 5 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की है वायर एंड केबल के सेगमेंट में, एंड 347 न्यू प्रोडक्ट्स इन FMEG वर्सेज 75 न्यू इन FY23। तो FY23 में अगर हम FMEG सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में 75 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की थी, लेकिन इस बार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की है। 347 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की है FMEG के सेगमेंट में। अब यहाँ पर सर्टिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो कही जा रही है द प्रोडक्ट्स हैव 37 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 37 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं, जो कि चलो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने बिजनेस को समझा, ओवरऑल यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, प्रेजेंस भी कंपनी की ग्लोबली वाइज काफ़ी अच्छी है, एंड मेजर रेवेन्यू जो कंपनी की आती है ये वायर एंड केबल के सेगमेंट से ही आती है। और यहाँ पर अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड्स की बात करें तो डेफिनेटली रहने वाली है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स होती हैं। लाइक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात करें तो कॉमर्शियल तौर पे बात करें, रेसिडेंशियल तौर पे बात करें तो सभी जगहों पर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स होती हैं।
अपने घरों में वायर्स एंड केबल्स या फिर एफएमईजी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत जो है ये कंपनी पूरा करती है। साथ ही साथ कॉमर्शियल तौर पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। तो ओवरऑल फ्यूचर में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड्स डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को समझते हैं, वैल्यूएशन को समझते हैं। तो देखो मार्केट कैप की बात करें तो 16,294 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 61.9 की है, इंडस्ट्री पी 39 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर अगर हम पीज रेशियो की बात करें तो ये भी ज़्यादा है, 2.22 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 21.7%, आरओई 20.8%। ये चलो बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ है एंड अच्छी परसेंटेज में है। एंड उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग 61.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 1441 की, 52 एक हाई 1903 और लो है 1310 की। उसके बाद बुक वैल्यू 177 रुपए की, डेप्ट है 474 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.24 की, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो ये 152 करोड़ की है, डिविडेंड यील्ड 0.4%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 23.3 रुपए की। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक है, वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है फिलहाल। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है। यहाँ पर 2020 से टीटीएम तक की डेटा है, 2479 करोड़, 2724 करोड़, फिर 4386 करोड़, 5599 करोड़, 6595 और फिर टीटीएम में 7006 करोड़। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ जो सेल्स हैं कंपनी की ये बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट के अंदर क्या है, 122 करोड़, 135 करोड़, 214 करोड़, 190 करोड़, 298 करोड़ और फिर 264 करोड़। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं पे नेट प्रॉफिट जो है ये डिप होते हुए हमें देखने को मिल रही है। इधर तो चलो ठीक है बढ़ी, फिर यहाँ भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखो डिप हुई, जबकि सेल्स के अंदर हर साल हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट्स क्यों गिर रही है ये जरूर से समझना। ठीक है, यहाँ पर डिप हुआ, फिर यहाँ बढ़ा और फिर यहाँ पर टीटीएम में डिप हुआ। तो ऐसी क्या वजह है ये भी हम चलो समझते हैं। तो देखो उसके पीछे वजह है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन जो है कंपनी ये थोड़ा सा कम बनाकर चल रही है, क्योंकि देखो ये जो कंपनी है ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। आपने मार्केट में देखा भी होगा कि आरआर केबल के काफी सारे पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं। मैं अपनी तरफ बताऊं तो भाई आरआर केबल के पोस्टर्स काफी ज्यादा देखता हूं। तो ब्रांडिंग में ये काफी ज्यादा खर्च करते हैं, ये मतलब प्रचार में काफी ज्यादा खर्च करते हैं और इस वजह से जो इनका मार्जिन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें ऊपर नीचे देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर मार्जिन जो है ये 8% की थी, जो कि 9% हुई बढ़कर, चलो ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले। फिर यहाँ पर देखो मार्जिन जो है ये 9% से घटकर 7% पर आ गई, फिर यहाँ पर घटकर 6% पर आ गई एंड उसके बाद यहाँ पर बढ़ी है 7%, फिर यहाँ पर 6% हो गई। तो उसी प्रकार से फ्लक्चुएशन हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मार्जिन कंपनी बढ़िया तरीके से बनाने लगती है तो फिर प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। देखो ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, जितना है उतने में ही समझते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम पास्ट 3 ईयर्स के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 34% की रही है, जो कि अच्छी है। अब यहाँ पर टीटीएम में बात करें तो सिर्फ 13% की रही है। और यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी पास्ट 3 ईयर्स में बढ़िया है 30% की। टीटीएम में यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है -8% की। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ पास्ट 3 ईयर्स के अनुसार बात करें तो बढ़िया ग्रोथ है ये। ऐसी ग्रोथ अगर आगे भी होती है तो कंपनी जो है ओवरऑल काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में -11% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस जो है ये गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 17% और 18% लास्ट 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर में। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं इसी इंडस्ट्री के सबसे बड़ी कंपनी के साथ में, जिसका नाम है पॉलीकैब। ठीक है, इसी इंडस्ट्री के अंदर पॉलीकैब भी काम करती है और ये इंडस्ट्री की लीडर कंपनी है।
इनके अंदर यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। देखो ज़्यादा पहले से है यहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आरआर केबल के अंदर सिर्फ 2020 से लेकर टीटीएम तक की ही डेटा देखने को मिला, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम 2020 से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8830 करोड़, फिर 8792, फिर 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,129 करोड़ टीटीएम में। तो यहाँ पर भी बढ़िया कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पर देखो अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। 766 करोड़, 886 करोड़, फिर 917, 1283, 1803 और फिर 1817, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट्स जो है ये कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन यहाँ पर देख सकते हो 13%, 13%, 10%, 13%, 14%, 13%, इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्जिन उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी यहाँ पर बेटर है और इस वजह से प्रॉफिट्स जो हैं ये यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी साल यहाँ पर मार्जिन डिप होती है, लेकिन अगर ओवरऑल सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में, तो फिर मार्जिन थोड़ी सी कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट्स के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ा है ज़्यादा। ये यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, 886 करोड़ से बढ़कर 917 करोड़ पर पहुंच चुकी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मार्जिन जो है ये गिरी थी, 13% से घटकर 10% पर आ गई थी। लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों हुई कि प्रॉफिट्स यहाँ पर फिर भी बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, काफ़ी बड़ी ग्रोथ हुई है, ठीक है। 8792 करोड़ से बढ़कर 12,204 करोड़ पर पहुंच गई। इस वजह से प्रॉफिट्स के अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और ओवरऑल ग्रोथ ही देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पर 16%, 18%, 27% और 25%। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 34%, 18%, 25% और 12%। यहाँ पर भी जो ग्रोथ है ये काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है। लास्ट 5 ईयर्स में 51% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, लास्ट 3 ईयर्स में 40% के सीएजीआर से और लास्ट 1 ईयर में 36% के सीएजीआर से। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19%, 21%, 21% और 23%। पिछले वाले के कंपैरिजन में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बेहतर है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी बेहतर है। फिर यहाँ पर मतलब कंसिस्टेंसी जो है ये ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल रहा है आरआर केबल के कंपैरिजन में, ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो इसके कंपैरिजन में यानी कि पॉलीकैब के कंपैरिजन में आरआर केबल्स के अंदर ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं ये जल्दी ग्रो करती हैं बड़ी वाली के कंपैरिजन में। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो देखो अभी मार्केट कैप है आरआर केबल की 16,000 करोड़ की मात्र, ठीक है। और पॉलीकैब की 80-90 हज़ार करोड़ की समथिंग है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, उतना याद नहीं रहता है भाई। तो देखो अगर मानकर चलो पॉलीकैब की मार्केट कैप है 1,00,000 करोड़ की, तो यहाँ पर 1,00,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है ये 2,00,000 करोड़ तक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, ठीक है। इतना जल्दी नहीं हो जाएगा 2,00,000 करोड़ होने में। लेकिन 16,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है आरआर केबल की, ये 32,000 करोड़ तक इजिली हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है एंड उसी हिसाब से रिटर्न्स भी हमें ज़्यादा बन पाते हैं। अगर हमने अभी यहाँ पर आरआर केबल के अंदर 1,00,000 का अमाउंट लगा दिया और 16,000 करोड़ से बढ़कर मार्केट कैप इनकी 32,000 करोड़ तक पहुँच जाती है, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, 100% के रिटर्न बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 100% की रिटर्न बनाने के लिए 1,00,000 का अमाउंट अगर यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से बढ़कर 2,00,000 करोड़ तक होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो अमाउंट है ये डबल होगा, 2,00,000 का होगा, तभी जब 2,00,000 करोड़ का मार्केट कैप भी होगा। और 2,00,000 करोड़ का मार्केट कैप होने में समय काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ की जो चांसेज होती हैं ये स्मॉल कैप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस प्रकार का रिस्क लेना है और किस प्रकार का रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। अगर आप कम रिस्क के साथ चलना चाहते हो, सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो, तो आप पॉलीकैब के साथ चल सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेकर चलना है, अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो, तो फिर आप यहाँ पर आरआर केबल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगता है अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो।
अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो कैश रिजर्व की बात करें तो 1952 करोड़ की कैश रिजर्व है कंपनी के पास। एंड कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो काफ़ी कम है, 474 करोड़ की है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स हैं यहाँ पर फिलहाल 3241 करोड़ की, ठीक है। और टोटल एसेट्स भी जो हैं ये कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही साथ CWIP की बात करें तो यहाँ पर 130 करोड़ है। चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रोमोटर्स की बात करें तो लगातार देखो प्रोमोटर्स के द्वारा यहाँ पर ट्रिम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके। यहाँ पर देखो 62.76%, फिर घटकर 61.89% एंड फिर घटकर 61.78% की होल्डिंग हो गई है। एंड उसके बाद प्रोमोटर्स के बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देखो इनकी जो होल्डिंग है ये 23.7% से घटकर 18.04% की हो गई। फिर यहाँ पर घटकर 16.54% की हो गई। तो देखो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक ने अपनी जो होल्डिंग्स हैं इनको ट्रिम किए हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने यहाँ पर बाइंग किए हैं। तो देखो FIIs की बात करें तो 4.16% से बढ़कर इनकी होल्डिंग 6.54% की हो गई। फिर यहाँ पर बढ़कर 7.35% की हो गई। फिर DIs की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग्स बढ़ी हैं 9.37%, फिर बढ़कर 13.53% एंड फिर बढ़कर 14.34%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बढ़िया है। अगर ऐसा होता कि प्रमोटर बेच रहा है, FIIs DIs भी बेच रहा है, लेकिन सारा का सारा माल सिर्फ पब्लिक खरीद रहा है, तो वो रिस्की हो सकता है। प्रमोटर्स के द्वारा हल्की फुल्की ट्रिमिंग देखने को मिल रही है एंड पब्लिक के द्वारा भी यहाँ पर ट्रिम हो रही है, लेकिन खरीदने वाले यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs एंड DIs हैं, ये चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। सभी चीजों को समझ लेने के बाद अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कैसी डिस्काउंट मिल रही है, ये चलो अब हम समझते हैं। देखो दोस्तों, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 24-25% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से फर्स्ट SIP के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। अगर किन्हीं को यहाँ पर इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो वो यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग करने से बचना है, ठीक है। बल्क में बाइंग कब की जाती है? जब स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें आ जाए और उस गिरावट के बाद आपको ऐसा लगे, ऐसा इंडिकेशन मिले कि हाँ भाई अब यहाँ पर बॉटम बन चुकी है, अब यहाँ से और ज्यादा गिरावटें नहीं आ सकती है, और ज्यादा गिरावटें नहीं आनी चाहिए, तो उस प्रकार की कंफर्मेशन के साथ बल्क में बाइंग की जाती है। तो वो चीजें अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SIPs करना यहाँ पर सही हो सकता है अगर आपको पसंद है तो। ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं, ठीक है। तो अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट SIP यहाँ पर कर सकते हो। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो, लेकिन हाँ उतने ही अमाउंट्स लगाना जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एकमात्र स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, वेरी हाई रिस्क की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1421 की, इसी सपोर्ट के आसपास है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 1306 की। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1529 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चल सकते हो। बाकी दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी इस सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मतलब आप चाहो तो इस सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब, ठीक है, तो पॉलीकैब के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ रिस्क ज़्यादा के लिए यहाँ पर आप RR केबल के साथ चल सकते हो। मतलब कई सारे लोग इस प्रकार से करते हैं कि एक सेक्टर में 2 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक बड़ी कंपनी के अंदर और एक छोटी कंपनी के अंदर, ठीक है, ताकि उनका जो रिस्क है वो मैनेज होता है। बड़ी कंपनी के अंदर उनको सेफ्टी मिल जाता है और छोटी कंपनी के अंदर उनको रिटर्न्स हैवी वाले मिल जाते हैं, ठीक है।
लेकिन उस हिसाब से रिस्क भी होते हैं छोटी कंपनी के अंदर, और यहाँ पर बड़ी कंपनी के अंदर रिस्क कम होते हैं, ठीक है। तो एक सेक्टर में 2 कंपनीज भी लेकर लोग चलते हैं, और आप भी चाहो तो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो एक सेक्टर में सिर्फ एक ही स्टॉक, वो भी यहाँ पर मैं अग्रेसिव टाइप से चलूंगा, मतलब हाई रिस्क के साथ चलूंगा, तो फिर यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो एक सेक्टर में एक ही स्टॉक लेकिन कम रिस्क के साथ मुझे चलना है, लीडर के साथ चलना है, तो फिर आप पॉलीकैब के साथ चल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो आरआर केबल स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।